अब हम पढ़ते हैं 8.2 अनदर मिस्ट्री, एक और रहस्य। 8.2 एक और रहस्य कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो वाटर है ना वो डिसअपियर हो जाता है, अपने आप ही गायब हो जाता है। तो ये हमें बड़ा अजीब लगा है कि क्यों गायब हो जाता है। तो इसी तरह से हम एक और मिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आवी, थीरव एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमोनेड। अगले दिन आवी, थीरव और उसके फ्रेंड्स जो है ना वो नींबू पानी बनाने की सोचते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब वो नींबू पानी बना रहे थे तो एक गिलास में उन्होंने पानी डाला, ठंडा पानी, और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाले, जो बर्फ होते हैं ना, बर्फ के टुकड़े डाले उसमें। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो ये गिलास इन्होंने लिया है इसके बाहर यहाँ पर कुछ पानी की बूंदे दिखाई दी, हमें कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर चिपकी हुई दिखाई देती हैं। तो ये क्या होता है? क्या ये गिलास जो है, गिलास उसके अंदर से पानी बाहर की तरफ आ जाता है? क्या ये गिलास के अंदर से पानी बाहर आ जाता है जिससे ये पानी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, या पानी की बूंदें हमें इससे चिपकी हुई दिखाई देती हैं? क्या ऐसा होता है? आफ्टर फ्यू मिनट्स नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, लेट अस फाइंड आउट। और अब हम ये पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एक गिलास लिया है और उसमें पानी भर दिया है और उसमें बर्फ डाल दी है। हम भी इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। जब हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे अपने आप, तब हमें पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जब बर्फ के टुकड़े डालेंगे तो हमें बाहर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी पानी की बूंदें चिपकी हुई हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। लीव इट अंडर डिस्टर्ब, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बता दिया है कि इसकी आउटर सरफेस पर पानी की बूंदें हमें चिपकी हुई दिखाई देंगी। यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस हेयर, आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, कुछ दिमाग में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, उन सबको यहाँ पर लिखना है। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं ये यहाँ पर लिखना है, और इसको देखकर क्या क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। वन ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन ये आती है जो कि आवी के माइंड में आती है। देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, कि कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स जो ग्लास है ना इसके आउटर सरफेस पर दिखाई देती हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिटेड, पहले वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना डिपोजिट थी, जमा थी। These droplets combine together to form bigger drops, और फिर ये दूसरे ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फिर बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं। पहले भी मैंने बताया था वाटर वेपर से जो स्टीम बनती है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होने वो कंबाइन हो जाती हैं और फिर बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई अबाउ प्रोसेस विद मेटल कंटेनर, हम स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। यहाँ पर कांच का गिलास लिया है तो स्टील का गिलास भी हम ले सकते हैं, उससे भी हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आई? ये गिलास है, गिलास के अंदर जब ठंडा पानी डालते हैं, बर्फ डालते हैं, तो हमें बाहर की तरफ यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, यहाँ पर दिखाई देंगी गिलास के ऊपर चिपकी हुई। सजेस्ट पॉसिबल रीजन, अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, कि ग्लास की बाहर की सरफेस पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती है, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो लिखना है। तो ये आवी बोलती है मे बी आइस हैव कम आउट ऑफ द ग्लास, कि जो गिलास है उसके अंदर से जो आइस है ना, आइस बर्फ जब पिघल जाती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। वे गिलास से बाहर की तरफ थोड़ी आएगी, गिलास मान लीजिए इतना भरा है तो यह बाहर कैसे आएगी पिघल कर वो। और ये फिर क्या सोचता है इससे पूछना, अपने दूसरे फ्रेंड से पूछना है कि ऐसा क्यों होता है, जो भी वो बताए वो यहाँ लिख देना। फिर एक और फ्रेंड से पूछना है, फिर एक और से पूछना है, जो जो ये बताए वो यहाँ पर लिख देना है। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, आपके पास बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री, तो आपको ये सही भी लग सकता नहीं भी लग सकता। जैसे कि यहाँ पर इसने बताया कि जो बर्फ पिघलती है वो फिर गिलास से बाहर आ जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है। ऐसे गिलास में से बर्फ पिघल कर बाहर कैसे आ जाएगी? ऐसे नहीं आ सकती अपने आप, तो या तो हम इसको बिखेरेंगे तब आ सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं आ सकती अपने आप। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, यू मे एग्री और डिसएग्री, आप इससे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। आवी एंड थीरव आर्ग्यूड विद चेन ऑफ रीजंस, तो आवी और थीरव इनके ऊपर
फिर डिस्कशन करते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। इन ये जो रीजन्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको भी डिस्कस करना है। ये जो इन्होंने रीजन दिया है कि इसके कारण आ सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी इन्होंने रीजन दिए हैं उनको आपको भी डिस्कस करना है और ये सही है या गलत है ये लिखना है। तो ये कहती है आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास, कि गिलास जो है ना, गिलास उसमें से कुछ पानी जो है ना बाहर रिस रिस कर आ जाता है, ये ऐसे सोचती है। तो ये फिर कहता नहीं, जो पानी है ना वो गिलास से बाहर रिस रिस कर नहीं आता है, क्योंकि गिलास में पहले जितना पानी था ना, पहले जितना वाटर था उतना ही है। गिलास का जो वाटर लेवल है ना वो उतना ही है। देखिए ये जितना पानी भरा है ना, ये तो इतना पानी भरा है, तो ये होता है वाटर लेवल। तो जितना पानी पहले भरा था उतना ही है, ये तो कम नहीं हुआ है, तो फिर ये बाहर नहीं गया। इसका मतलब इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट अनफ टू सीन। ये कहती है ये डिक्रीज हुआ होगा लेकिन बहुत ही कम डिक्रीज हुआ होगा, मतलब हमें दिखाई नहीं दिया होगा, हमें पता नहीं लग रहा होगा। इस गिलास में से पानी कम तो हुआ होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि बहुत कम बाहर आया होगा। फिर ये कहता है कि नहीं, अगर हम ये गिलास पतला लेंगे, अगर हम पतला बर्तन लेंगे तो उसमें से जो ये वाटर लेवल है ना, ये अगर कम होता है तो फिर दिखाई दे जाता है। ये जो वाटर लेवल है ना, अगर ये कम होता है तो ये फिर दिखाई दे जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पानी तो बाहर नहीं रिसा है। We can take water at room temperature in another tumbler. हम एक और बर्तन या एक और गिलास ले सकते हैं और उसमें फिर पानी डालकर देख सकते हैं तो क्या उसमें से पानी रिसता है, क्या बाहर की तरफ रिसता है, ये हम चेक कर सकते हैं। We can take water at room temperature in another tumbler. हम किसी दूसरे बर्तन में पानी ले सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि क्या पानी उस बर्तन से बाहर की तरफ रिस रहा है। कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन्स, इसको कंटिन्यू रखना है। एंड कंडक्ट एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर द रीजन्स गिवन टू हेल्प इन डिस्कशन, और उसके हिसाब से फिर एक्टिविटी करते रहना है, जो भी पॉसिबल एक्टिविटी हो वो करते रहना है। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस, और इस तरह की जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपने और कहाँ पर देखी हैं या कहाँ पर देखते हो। तो देखिए फूलों के ऊपर भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे हम देखते हैं, सुबह सुबह फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ये देखिए ये पत्तियों के ऊपर इस तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन द प्लांट्स, हम ओस की बूंदे प्लांट्स के ऊपर देखते हैं, ये ओस की बूंदे सुबह सुबह देखते हैं। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन मॉर्निंग, तो सुबह हम क्यों देखते हैं, सुबह हमें ये जो ड्रॉप्स हैं ज्यादा क्यों दिखाई देती है। व्हेन वी बॉयल द वाटर in a half filled utensils and cover it with steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. जब पानी को गर्म किया जाता है, किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है और इसके ऊपर एक ढक्कन ढक देते हैं, जब हम इस ढक्कन को उठाकर देखते हैं तो अंदर की तरफ देखिए ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है, इसके अंदर की तरफ छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो ये बूंदें फिर कहां से आई। सम वाटर ड्रॉप्स एक्युमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ये जो पानी की बूंदें हैं कहां से आई। व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर comes in contact with the cold surface it forms water droplets। तो ये है रिजल्ट। जब वाटर वेपर जो कि एयर में होती है वो कोल्ड सरफेस के मतलब ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। वाटर वेपर्स तो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है ना, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं, इनविजिबल होती हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे कांटेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं और ये मोटी मोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। इस तरह से मोटी मोटी हो जाती हैं, पहले छोटी छोटी होती हैं वाटर वेपर्स तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होती है तो फिर मोटी मोटी बन जाती हैं। और क्यों बन जाती हैं, क्योंकि जो ये सरफेस होती है ठंडी होती है और ठंडी के कारण फिर ये जो छोटी छोटी वाटर वेपर्स ने ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मोटे मोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए लिक्विड से वाटर वेपर्स बनी उसको कहते हैं इवेपोरेशन।
और वाटर वेपर से लिक्विड बना उसको कहते हैं कंडेंसेशन। पहले वाटर था हमारे पास, पहले हमारे पास वाटर था और वाटर से वाटर वेपर्स बन गई, वाटर जो है गर्म होकर वाटर वेपर्स बन गई इसकी, और वाटर वेपर्स बन गई तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और वाटर वेपर्स जो है वो जब ठंडी होती हैं तो दोबारा से वाटर की मतलब पानी की बूंदें बन जाती है, दोबारा से वाटर बन जाता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो ये प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट होती है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3। हम अब दोबारा से 8.3 एक्टिविटी पर जाते हैं। Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water? तो ये जो गिलास के बाहर की तरफ हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, तो ये क्या कंडेंसेशन के कारण दिखती हैं? हाँ, क्योंकि देखिए पानी जो है ना, ये गिलास के अंदर जो पानी है ना वो ठंडा है, इसके अंदर बर्फ है, ये पानी ठंडा है, तो ये जो एनवायरमेंट है ना उसमें वाटर वेपर्स होती हैं, तो ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, ये वाटर वेपर्स इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी और ये ठंडी हो जाती हैं और ये बन जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बन जाती है। फिर हमें ये पानी की बूंदें इस सरफेस पर दिखाई देती है। इसको फिर समझना है। एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स होती हैं बहुत सारी, जैसे ये एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। और यहां पर हम लेते हैं फिर एक गिलास, एक गिलास लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया ठंडा पानी और इसमें और ठंडा करने के लिए बर्फ डाल दी, तो अब यहाँ पर ठंड हो गई। देखिए जो ये वाला हिस्सा है ये ठंडा हो गया, ये वाला हिस्सा ये ठंडा हो गया, इसकी जो सरफेस है ये पूरी ठंडी हो गई। तो ये जो सरफेस है ये ठंडी हो गई, तो इसके आसपास जो ये वाटर वेपर्स है ना ये भी ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं और फिर इसके ऊपर जम जाती हैं, ये ऐसे ये इसके ऊपर जम जाती हैं। तो ये क्यों हुई? ये हुई फिर कंडेंसेशन, ये प्रोसेस हुई कंडेंसेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडेंसेशन के कारण हमें जो ये जो गिलास है या कोई भी बर्तन होता है जो इसकी सरफेस पर हमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। ऑल्सो बी ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। हम फिर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 8.4 लेट अस मेजर। आवी एंड थीरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन्स। आवी और थीरव ने जो जो रीजन्स दिए उनको ये प्रूव करने के लिए वो सही है या गलत है, जो उन्होंने रीजन दिए वो सही है या गलत है, इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स। आप भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं और अपने डाटा रिकॉर्ड करने हैं आपको। टेबल 8.2 में हमें एक ग्लास टम्बलर लेना है जो कि पानी से आधा भरा होगा, कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स, और उसके अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े भी होंगे, बर्फ के जो क्यूब्स होते हैं ना वो भी उसमें डाल देंगे। कवर इट विद स्मॉल स्टील प्लेट, और एक स्टील की प्लेट से उसे ढक देंगे और उसका वेट करेंगे। डिजिटल वेइंग बैलेंस, जो डिजिटल वेइंग मशीन होती है ना, वेट करने वाली जो मशीन होती है उसके ऊपर उसका वजन करेंगे कि कितना वजन है। ऑब्जर्व द रीडिंग, और उसमें देखेंगे कितनी रीडिंग आती है, फिर उसको नोट कर लेंगे। और 5 मिनट बाद फिर हम उसको तोलकर फिर दोबारा से देखेंगे। इसी तरह से फिर 30 मिनट तक ऐसे 5-5 मिनट बाद तोल कर देखते रहेंगे। फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 8.2 में लिखेंगे। ये है टेबल 8.2 कि शुरू में पानी का कितना वजन था, उसके बाद 5 मिनट बाद कितना था, 10 मिनट बाद कितना था, 15 मिनट बाद कितना था। देखिए 0 मिनट का मतलब मान लीजिए हम 12 बजे पानी का वजन नोट करते हैं, फिर 12:05 पर करते हैं, फिर 12:10। तो 5-5 मिनट बाद हम पानी का वजन नापते रहेंगे और इसमें लिखते रहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेडिक्ट। इसका देखिए हमने क्या अनुमान लगाया है, हम क्या अनुमान लगाएंगे कि क्या आएगा, पानी का वजन घटेगा या बढ़ेगा या कुछ नहीं चेंज होगा उसमें। व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। हमें ये अनुमान लगाना है। देखिए टेबल भरने से पहले हमें ये
ये अनुमान लगाना है कि क्या जो वाटर है उसका जो वजन है, उसका जो मास है वो सेम रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें अनुमान लगाना है। जब हम इसका वजन करते हैं उससे पहले हमें ये अनुमान लगाना है कि जो कोल्ड वाटर हमने लिया है और उसका वजन हम कर रहे हैं वेइंग मशीन पर, तो क्या वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये सेम रहेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो हमने देखा है ना अपनी डेली लाइफ में, ये तो हमने देखा है कि गिलास में अगर पानी रखा है तो वो 30 मिनट में कम नहीं होगा। तो ये हम अनुमान लगाते हैं। तो हमारा अनुमान ये रहेगा रिमेन द सेम। टेबल 8.2 मेजरमेंट ऑफ मास इन कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिजिटल वेइंग बैलेंस। हमें डिजिटल वेइंग बैलेंस लेनी है, मतलब मशीन लेनी है और डिजिटल लेनी है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से जो वेट आता है वो वाली मशीन लेनी है। ऐसे सुई वाली मशीन नहीं लेनी, जो तराजू होती है वो वाली नहीं लेनी, हमें डिजिटल वेइंग मशीन लेनी है। और उसमें फिर हम उस पानी के गिलास का वजन करेंगे 0 मिनट पर, यानी शुरू में कितना वजन था, उसके 5 मिनट बाद कितना था, उसके 10 मिनट बाद कितना था, उसके 15 मिनट बाद कितना था, यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम हर 5-5 मिनट में मतलब 30 मिनट तक ऐसे इसका वजन करेंगे। डू योर फाइंडिंग्स मैच विद योर प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो क्या जो ये वजन आया है ये हमने अनुमान लगाया था उसके हिसाब से ही आया है क्या? हमने क्या अनुमान लगाया था कि पानी का वजन घटेगा नहीं। तो क्या जब आपने 5-5 मिनट बाद वजन किया तो ये क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है या सेम रहता है? क्या आपकी जो प्रेडिक्शंस थी उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही ये वजन आता है? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। और अगर ये नहीं आता है, मतलब अगर ये सेम नहीं आता है तो इसको एक्सप्लेन करो। अगर इंक्रीज हो रहा है मास तो एक्सप्लेन करो और डिक्रीज हो रहा है तो भी एक्सप्लेन करो क्यों हो रहा है ऐसा। आइए और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और हम जो हमने ऑब्जर्वेशन ली हैं उनको फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। जो हमने ग्लास लिया है उसके यहाँ पर सरफेस पर बाहर की तरफ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हमने देखी हैं। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन। तो ये मैंने पहले भी समझाया है कि एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स होती हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी वाटर वेपर्स होती हैं। और हमने यहाँ पर रख दिया एक गिलास हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये गिलास तो देखिए ठंडा हो गया क्योंकि इसमें आइस क्यूब भी हैं, मतलब इसमें बर्फ़ भरी है ना, तो इसके कारण ये गिलास ठंडा हो गया। और यहाँ पर जो साइडों में है ना, साइडों में यहाँ पर जो ये भी वाटर वेपर्स हैं ये भी ठंडी हो जाती हैं और ड्रॉपलेट्स बन जाती है। वाटर वेपर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं और मोटी मोटी बूंदें बन जाती हैं और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे चिपक जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्यों हुई और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। वाटर वेपर से वाटर की ड्रॉपलेट्स बनना क्या होता है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के कारण जो ग्लास टम्बलर है ना इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाती हैं। वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। तो यहाँ पर हमें ये आंसर भी मिल गया है। बहुत देर से हम इसका आंसर ढूंढ रहे थे कि गिलास के ऊपर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं। तो कंडेंसेशन के कारण गिलास के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। और देखिए ये जो ग्लास है ना, ग्लास इसके ऊपर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये चिपक जाती है बाहर से, एनवायरनमेंट से चिपके ना ये तो ये जो ग्लास है ना इसका जब वजन करते हैं हम तो इसका वजन बढ़ता है। हर 5 मिनट में इसका वजन करेंगे तो ये बढ़ेगा। देयर इज एन इंक्रीज इन रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन के कारण इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स चिपक गई और इसके कारण ग्लास का वजन बढ़ गया, क्योंकि उनका भी तो वजन है ना, उनका वजन भी तो ऐड हो गया, इनका भी, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका वजन भी तो इस गिलास के साथ ऐड हो गया ना। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। यस, जो ये वाटर
बाहर हम देखते हैं, गिलास के बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ये किसके कारण देखते हैं? कंडेंसेशन के कारण देखते हैं। नो वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर तो हमें मिल गया है कि वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है ना वो कंडेंसेशन के कारण इसके ऊपर ऐसे चिपक जाती हैं। लेकिन इसका आंसर हमें नहीं मिला है यहाँ कि जो टम्बलर है उसकी जो वॉल्स हैं उससे वाटर सीप होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर वाटर लेवल पर एक टेप लगा देंगे, परमानेंट मार्कर लगा देंगे या फिर विजिबल टेप लगा देंगे। ये गिलास है और इसमें जो भी जितना भी वाटर भरा है ना, इसके यहाँ पर या तो मार्कर से निशान लगा देंगे या फिर एक टेप लगा देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हो? वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन। ये जो वाटर लेवल है ना, 30 मिनट तक हम इसका वजन करते हैं तो ये वाटर लेवल नीचे नहीं जाता है, ये यहीं पर रहता है, ये यहाँ ऐसे नहीं जाता है, यहाँ पर ऐसे। बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। लेकिन बाहर से देखिए ये वाटर लेवल नीचे भी नहीं जाता है और बाहर से और ड्रॉप्स इसके ऊपर चिपक जाती हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड? तो फिर क्या कंक्लूजन निकालोगे? दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। तो देखिए ये वाटर लेवल नीचे नहीं जाता है, तो इससे तो ये रिजल्ट निकलता है कि जो ये वाटर है ये गिलास से बाहर नहीं रिसता है। और दूसरा, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, और बल्कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा वाटर और आ जाता है। तो ये किसके कारण आता है? ये कंडेंसेशन के कारण आता है। तो यहाँ पर ये दो रिजल्ट ना निकलने की बजाय एक ही रिजल्ट ये निकल जाता है। इसको एक ही सेंटेंस में हम लिख देते हैं कि सीप भी नहीं होता है बल्कि कंडेंसेशन से ये वाटर बाहर आता है। यहाँ पर देखिए ये 2 लाइन में लिख रखा है ना, कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर, कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट। 2 सेंटेंस ना बनाने की बजाय एक सेंटेंस में ही ये लिख दिया है। दिस एक्टिविटी shows that the water is not seeping from glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation। अब है 8.3 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर।